नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं और ये है हमारा रोज़ का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में जो हम खबरें दिखाते हैं वो आप लोगों के लिए दिखाते हैं। इन खबरों को देखिए, थोड़ा शिक्षित होइए, थोड़ा समझिए। हम भी समझते हैं, सीखते हैं, तब आपके लिए लेकर आते हैं। अखबार का जो आर्थिक पन्ना होता है जिसको अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ से खबरें लेकर आएँ और ब्रेक डाउन करें। तो आज के खर्चा पानी में जो हम बातचीत करेंगे वो 2-3 चीज़ों पर है बातचीत। एक तो ताइवान में क्या हो रहा है, ताइवान और इंडिया के बीच क्या हो रहा है। दूसरा, नीति आयोग ने क्या कहा है। और बैंकों को लेकर निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सिद्धार्थ ज़रावी। धन्यवाद सिद्धांत, नमस्कार। और ये है इस हफ्ते का पहला खर्चा पानी। कैसा रहा वीकेंड आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलता रहना चाहिए खर्चा पानी। तो खर्चा पानी में आज जो इस 2-3 खबरों का हम रुख कर रहे हैं, उन खबरों का ब्रीफ कुछ ऐसा है कि चिप की क्राइसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की क्राइसिस जो है दुनिया भर में जो देखी जा रही थी, एक बार खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में भी हम लोग उस पर अच्छी चर्चा कर चुके हैं। तो उस पर एक बड़ा डेवलपमेंट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो वो डेवलपमेंट क्या है, कैसे होगा, इस पर सिद्धार्थ से हम बातचीत करेंगे। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने बैंकों को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। उस स्टेटमेंट के क्या मतलब हो सकते हैं, क्या उसके प्रभाव होंगे, आगे दूरगामी प्रभाव कैसे होंगे। और आखिर में चलते चलते नीति आयोग के सदस्य ने इंडिया के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के टेंडर को फ्लैग किया है कि इस टेंडर में थोड़ी गड़बड़ी है। क्या फ्लैग किया है, फ्लैग करना कितना ज़रूरी था, और तमाम पूरी जो मसल फ्लेक्सिंग है उसकी, हम उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ, चिप की क्राइसिस। चिप छोटा शब्द है, एक अचलताऊ भाषा का शब्द है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट कार्स तक सब कुछ में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हैं। लंबे समय से ताइवान में इसकी क्राइसिस चल रही थी और अब खबरें आज सामने आई हैं। कई मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया और ताइवान के बीच में बातचीत की जा रही है कि सेमीकंडक्टर का जो प्लान पूरा जो जिस पर चीन का एक प्रभुत्व हुआ करता था एक समय तक, उसको अब इंडिया में स्टैब्लिश किया जाए ताइवान की मदद से। क्या क्या है मैं फौरी तौर पे बता दूं, फिर मैं बॉल आपके पाले में डाल दूंगा। जी। उन्होंने कहा है कि 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग एक प्लांट बनाया जाएगा और 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें भारत करेगा। और टैक्स रिडक्शन और तमाम कॉरपोरेट रियायतें दी जाएंगी ताइवान की कंपनियों को कि आओ साहब यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का निर्माण करिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और आप शायद इस सब्जेक्ट से खासा रूबरू हैं और खासे जानकार हैं, काफी अच्छी समय से इसको पढ़ते रहे, फॉलो करते रहे। आपने मेरा सब्जेक्ट चुना है और पढ़ाई के दौरान मेरा ये खुशकिस्मती थी कि इस विषय पे मैंने कुछ काम किया है। देखिए, पहले आपको दर्शकों को एक बड़ा आंकड़ा बता दूं जिससे उनके ध्यान में आएगा। अभी लगभग 25 बिलियन डॉलर के करीब, यानी अगर आप उसको रुपए में पलट लें तो लगभग 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1.90 लाख करोड़ के करीब का हम चिप्स इंपोर्ट करते हैं। ओके। और ये कई एस्टिमेट हैं कि ये 4 गुना हो जाएगा। तो हम इंपोर्टिंग नेशन, तेल यानी पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, सोना हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, और तीसरा बड़ा इंपोर्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इससे क्या होता है, आम जनता बोलेगी इंपोर्ट होने तो भाई हमें क्या है। देखिए, जब किसी भी कंट्री को अपनी फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेड से कमाई जाती है, फॉरेन एक्सचेंज, हम तो नहीं डॉलर छाप सकते हैं, दूसरे मुल्कों से ट्रेड करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज आती है। आपने खबर देखी होगी कि इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज की बैलेंस इतनी हो गई, इससे हम बाहर से खरीद सकते हैं और ये ज़्यादा होनी चाहिए। एक ज़माना ये भी दुर्भाग्य था कि हमारा बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज हफ्ते 10 दिन का बचा हुआ था। उस टाइम एक क्राइसिस हो गई थी, हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो ये इतिहास है। अब सेमीकंडक्टर क्या बड़ी चीज़ है। सेमीकंडक्टर यानी आज छुटकन से छुटकन कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बड़े से बड़ा कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो,
भगवान करे आपके घर में 200 इंच का टीवी लगा हो, उसमें भरपूर मात्रा में ये सेमीकंडक्टर की चिप लगती है। इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है इसको। पुराने ज़माने के टीवी का अगर किसी को यहाँ पे ध्यान हो, हमारे दर्शकों में से उस ज़माने के कोई लोग हों तो उनको ध्यान होगा, टीवी को अगर खोलते थे, इतना बड़ा टीवी, उसमें ट्यूब ही ट्यूब था, एकदम शीशे टाइप का। तो आप ये समझ लीजिए आंख को दिखता नहीं है, ये सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस क्या, पैंडेमिक के बाद और जो चाइना में एक प्रकार से अपहीवल हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था से बढ़ के विश्व में जो सप्लाई चेन्स थी, माल चाइना में बनता था, आता इंडिया था, पर वही माल कर्नाटक से, गोवा से, वो जो क्रूड कमोडिटी थी वो चाइना एक्सपोर्ट होती थी। ये ग्लोबल ट्रेड लिंकेज है। आपने कोई कपड़ा पहना है, मेरे हाथ में कोई फोन है, जूता, चप्पल, प्लास्टिक का आइटम, कान पे हेडफोन, आपको ये नहीं पता इस पे लिखा मेड इन चाइना होता है, बट इसमें 20 कंपोनेंट हैं, 100 कंपोनेंट हैं, वो 20 देशों से आ रहे हैं। ये ग्लोबल ट्रेड है। अब क्या हुआ है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई और सेमीकंडक्टर में कुछ ही देश टेक्नोलॉजी बनाते हैं और कुछ ही देश मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी किनके पास है? वेस्टर्न नेशंस के पास है। उसके साथ साथ जापान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इजराइल में बहुत हाईटेक सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक, और चाइना ने तो सब कुछ कॉपी कर ही रखा है। चाइना के बारे में यह कहा जाता है 2 साल का ज्वाइंट वेंचर, तीसरे साल में खुद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी हाँ। अब इसकी शॉर्टेज हो रही है और उस शॉर्टेज से नतीजे क्या निकल रहे हैं? हमारे यहां आपने बार बार सुनी होगी खबरें, जो पिंक प्रेस में खबरें हैं, हमने भी बहुत बारी इसकी चर्चा की है कि गाड़ी में 4 महीने लग रहे हैं बुकिंग के बाद। आपने कहा 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख की गाड़ी, भाई क्यों? क्योंकि उसकी चिप नहीं है। चिप से सारा इलेक्ट्रॉनिक उसका चलता है। दरवाजा खोलने के लिए भी जो सर्किटरी है, क्योंकि अब वो बटन वाला नहीं, सब दबने वाला है, वो चिप्स नहीं मिल रही हैं, वो शॉर्टेज है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इंडिया में नहीं है। अब इसके पीछे एक इतिहास है। हाँ, अगर आप मुझे 1 मिनट समझ लें, जरूर, वो इतिहास बड़ा रोचक है ताइवान की क्राइसिस का। देखिए, भारत आज सेमीकंडक्टर में पीछे है, पर इसरो वाले जो रॉकेट और सैटेलाइट में हम आगे हैं। तो आप पूछेंगे क्यों? क्यों? सेमीकंडक्टर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और लोगों को पता नहीं होगा, हमारे पंजाब से दर्शक, खासकर मोहाली में अगर दर्शक हैं, और मुंबई के पास ट्रॉम्बे में अगर कोई दर्शक हैं, तो उनको ये बात बड़ी दिल के करीब लगेगी। और हैदराबाद में भी कुछ दर्शकों को मैं आपको बताऊं, मोहाली जो था पहले ट्रॉम्बे और फिर मोहाली, 80 के दशक में एशिया में ताइवान को छोड़ने के बाद और चीन से बहुत पहले सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला था। हमारे मोहाली के दर्शकों को एक नाम ध्यान में होगा, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्री, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की फैक्ट्री बनी थी उस कालखंड में। और उसका बनी थी सर? ये जो इसका काम, जो अलॉटमेंट जमीन हुई थी, जो ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 1 रुपए में उन्होंने जमीन दी थी। अच्छा। और महाराष्ट्र कंपीट कर रहा था कि ट्रॉम्बे में, क्योंकि ट्रॉम्बे भी IIT और वो सारा वहां पे भाभा एटॉमिक, वो एक जो रीजन है, वो एक टाइप का उस जमाने का हाईटेक रीजन कहा जाता था, जैसे आज बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो ये होड़ थी महाराष्ट्र के उस समय सरकार और पंजाब के बीच में कि ये हमारे यहाँ लगना चाहिए ये प्लांट। तो ज्ञानी जी ने मोहाली, चंडीगढ़, एक ला कॉर्बूसियर की सिटी, बड़ा एक नॉर्थ इंडिया में बहुत नई डेवलपमेंट थी, तो 1 रुपए में जमीन दी गई और बहुत बड़ी जमीन दी। और उसका एक दृश्य, बहुत कम लोग वहां गए होंगे, बट आसपास के लोगों को पता है, उस पूरी फैक्ट्री के आसपास बहुत ऊंचे फव्वारे हैं। अच्छा। और वो हाई स्पीड पे चलाए जाते हैं, और वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, वो डस्ट कंट्रोल करने के लिए है। क्योंकि उसके अंदर एक फैक्ट्री बनी, और मेरे परिवार का उससे बहुत निकट संबंध रहा है। उस फैक्ट्री में उस समय पे सेमीकंडक्टर बने। और आपको मैं बताता हूं कि एक वाटर प्यूरिफायर, जिस कंपनी के कारण वाटर प्यूरिफायर रेवोल्यूशन इंडिया में आई, जो बहुत एक जाना पहचाना नाम है, यूरेका फोर्ब्स, बहुत आपने सुना होगा। जी। उसके पहले डिवाइसेस में वहीं का चिपसेट लगता था। अच्छा। जो कंट्रोलर था। तो ये इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली मिड 80s में एक बड़ी रहस्यमय आग लगी उस प्लांट में, और ये कहा जाता है कि जो मेन फैक्ट्री थी उसमें कई पॉइंट पे एक समय पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से आग लगी। इसकी कुछ रिपोर्ट हैं जो भारत सरकार में आज मतलब सस्पिशियस लगा, सील्ड है। और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी और कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया इस क्षेत्र में आगे ना बढ़े,
वो हुआ है। और आपको पता है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के साथ भी ऐसे ही षड्यंत्र करने के प्रयास किए गए, काफी ऐसी कहानियां आई हैं सामने सैबोटाज करने की। सैबोटाज। तो ये सैबोटाज ये जल गई, उसके बाद कई साल लगे उस प्लांट को फिर से बनाने में, बट तब तक टेक्नोलॉजी की गेम लगभग 1 दशक निकल गया। जो ब्यूरोक्रेसी एनालिसिस पैरालिसिस वाला जो काम हुआ, उसमें ताइवान हमसे बहुत आगे निकल गया, चीन आगे निकल गया, सारी कंट्रीज आ गई और टेक्नोलॉजी बदल गई। फिर से प्लांट बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय मुझे याद है, प्रमोद महाजन उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्टर थे, वो गए वहां पे मोहाली और वहां पे नए प्लांट का इनॉग्रेशन भी हुआ। बट जिस स्केल पे और जिस टेक्नोलॉजी की थी, वो होड़ में वो पीछे हो गई। क्योंकि रेस में आपने देखा है, आप अगर एक बारी भी गिर जाओ तो फील्ड तो आगे निकल जाता है, आप पीछे रह जाते हैं, कैचअप कितना करिएगा। तो वही हुआ। बहरहाल अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूंगा क्योंकि इतिहास ज्यादा नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी के आधार पे ये हमारे दर्शकों को ये खुलासा कर सकता हूं कि अभी कुछ सप्ताह पहले तत्कालीन जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्टर हैं श्रीमान अश्विन जी, वो इस सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स मोहाली को विजिट करने गए। और ये जो अभी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स है, ये फैक्ट्री अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है। स्पेस के अंदर में? हाँ, और पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, ये स्पेस एंड एरोनॉटिक्स के अंदर में। हाँ, स्पेस डीओएस जो प्रधानमंत्री जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हर समय रहते हैं, उसके अंदर ये एक फैक्ट्री है। और प्रस्ताव ये है मेरे सूत्रों के अनुसार कि इसके आसपास और इसी से जुड़ा हुआ, शायद इसी को समावेश करते हुए एक योजना बन रही है कि बड़ा प्लांट लगे। अब इसमें एक छोटी और बात जोड़ूंगा, फिर आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। पिछले कुछ समय में 10-15 साल पहले ये एक शुरुआत हुई कि सेमीकंडक्टर के अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसमें एक टेक्नोलॉजी थोड़ा तकनीकी विषय है जिसे गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसको लेके कार्रवाई हैदराबाद में भी शुरू हुई। तो संभवतः ये है, मुझे अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या मोहाली और एससीएल में ही होगा और क्या हैदराबाद भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी अब काफी काम हुआ है। तो हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं कोर है थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात जिसका हमें बहुत प्राइड होनी चाहिए कि इस दुनिया भर में सेमीकंडक्टर कंपनीज, इंटेल ले लीजिए और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो डिजाइन करती हैं, ये 2 अलग भाग हैं। इनमें इंडियंस की भरपूर मात्रा है, भारतीय दिमाग और टैलेंट हर जगह है। तो इस खबर के अनुसार और मेरी जानकारी के अनुसार ये खबर जितना पैसा बता रही है, मैं उससे थोड़ा बढ़ूंगा, लगभग $10 बिलियन का बेट लगाना पड़ेगा, 75,000 करोड़। और 3-1 साल में फैक्ट्री तैयार होगी। और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री को ना एक बड़ा उसका खास, उसको फाउंड्री बोला जाता है। फाउंड्री, चिप फाउंड्री, यानी जो आयन फाउंड्री होती थी पुराने जमाने की, उसको फाउंड्री बोला जाता है। और वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतले वेफर होते हैं जिनमें से ये चिप्स काटी जाती है। बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इसमें व्यक्ति जब अंदर जाता है तो बिल्कुल जो कोविड में आपने देखा ना, क्योंकि मैंने वहाँ गया हूँ, मैंने रिसर्च की है, तो मैंने उस समय पे एज ए विद्यार्थी पहली बार जीवन में किसी को देखा स्पेस के वीडियोज से बाहर, जो पूरा ढका हुआ था, पूरा कवर्ड। और वो जब जाता भी है तो इतना हाई प्रेशर हवा का जेट आता है कि एक कण भी डस्ट का नहीं अंदर जाना चाहिए, नहीं तो वो पूरा प्रोसेस लाइन बर्बाद हो जाती है। बहुत अच्छा शब्द किया। सो ये बहुत एक अच्छी चीज है। कैबिनेट में, हमारे यूनियन कैबिनेट में शायद जल्द ही कुछ दिनों में, सप्ताह में, मेरी जानकारी के अनुसार ये एक प्रस्ताव आएगा। और ये हो सकता है कि जैसे टेलीकॉम, बाकी ऑटो में पीएलआई दिया गया, परफॉर्मेंस लिंक्स इंटेंसिव, इधर भी आए वो। और एक आखिरी बात, समय नहीं ज्यादा लेना चाहता हूं, ताइवान क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया चाइना से तो हम नहीं लेंगे ना वो देगा, उसकी तो नियत ही खराब है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रसल है हमारा, उसकी नियत दोनों खराब हैं हमारे प्रति। और वेस्ट में इंटेल विंटेल करेंगे नहीं। तो जो ताइवान है ना, ये दुनिया का वॉल्यूम के हिसाब से वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। वो जैसे आगरा में जूते आप जिस मर्जी का ब्रांड बनवा लो, वही वाली स्थिति है वहां से। और ताइवान चाइना से आप जानते हैं उनके साथ जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे टेंशन है, तनाव है, खबरें आती है, चाइना कहता है हम अटैक कर देंगे, ये इस टाइप की जो बातें होती रहती है।
तो ताइवान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इंडिया में एक प्लांट लाके लगावें। हमारी सरकार पूरी सपोर्ट करेगी, बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया में, हाईटेक जॉब्स क्रिएट होंगी, आसपास एंसिलरी जॉब्स। और जिस भी स्टेट में लगा, जिस मोहल्ले, जिस जिले, जिस शहर के आसपास ये लगा, मैं अभी मोहाली, या मैंने आपको 2 स्थान बताए, हो सकता है तीसरा भी हो, सरकार की अभी ये योजना बड़ी टॉप सीक्रेट लेवल पे है, जहां लगेगी वहां लॉटरी निकल जाएगी भाई साहब। नौकरियों की लॉटरी लगेगी, आसपास की रियल एस्टेट की लॉटरी लगेगी, उद्योग के लिए, सड़क, बाकी चीजें, एनवायरनमेंट के लिए, एयरपोर्ट के पास रहना पड़ेगा ऐसी लोकेशन को। और ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। 3 से 5 साल में इसका आप नतीजा पाएंगे कि हम जैसे तेल के कुएं अगर आपको मिल जाए सडनली यकायक देश में, ताकि आपकी डिपेंडेंस बाहर पे कम हो जाए, एक उस लेवल का स्ट्रेटेजिक स्टेप होगा। 5 दशक से हमने प्रयास किया है। 70 से शुरुआत हुई थी, कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें गई, ये अनफॉर्चुनेट बैड लक रही है। और अगर ये हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। कुछ दर्शक ये बोलेंगे कि सरकारी प्रवक्ता है, ऐसा कुछ लोगों का व्यू भी है, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ लिखिए, बहुत लिखिए। जो सच्चाई है कि अगले 50 साल के लिए नींव पड़ेगी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि आपको नहीं पता, जितना कॉमनली आप हवा लेते हैं, जितना कॉमनली खाना खाते हैं, उतना ही कॉमनली आप चिप्स यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं आपको, मगर ये नहीं पता कि ये पोटैटो चिप है कि एक सेमीकंडक्टर चिप है। ऑब्वियसली, मतलब चिप्स का जो है पूरा जो गणित है वो ऐसा है कि आपकी स्मार्ट वॉच से लेकर अब तो जो घरों में एलईडी लग रही है, उनमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सब कुछ फोन में है, स्मार्ट कार्स जो टेस्ला वगैरह की आ रही हैं, सब जगह है स्मार्ट चिप। तो मतलब एक मिला जुला के अभी एक आपके सूत्रों के हवाले से सिद्धार्थ और तमाम जो अभी घटनाक्रमों को अगर लिंक बनाया जाए तो हम एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ, बड़ी हाई लेवल पे काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उस फैक्ट्री में विजिट किया है और मुझे बहुत ही वेल एस्टैब्लिश सोर्स ने बोला है कि यूनियन कैबिनेट के लिए प्रपोजल अभी बन रहा है, बातचीत चल रही है। ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड स्टेप। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, ताइवान जैसा देश जो है, जिसको चाइना अभी भी अपनी टेरिटरी मानता है, अपनी कब्जा करना चाहता है, आप मतलब मैं उसको के बोलिए, मैं उसको मतलब एकदम भदेश भाषा जो लद्दाख में घुसना चाह रहे हैं वो ताइवान को कैसे छोड़ेंगे? हांगकांग को तो डकर गए, हांगकांग को तो डकर गए। 10 साल पहले हांगकांग इंडिपेंडेंट था, आज क्या हाल है हांगकांग में? तो मैं यहाँ पर एक वो भदेश भाषा का शब्द है बपौती, हाँ बिल्कुल, तो वो एक इसरार है उनका कि भाई ये हमारी टेरिटरी है। तो ये कितना सिंपल होगा, ईज आउट होगा इंडिया के लिए वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर? देखो, हमें तो ताइवान छोड़ के भी कोई मिल जाएगा, हमें इजरायलीज मिल जाएंगे। गुड़गांव में सेमीकंडक्टर से अटैच छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, आपको पता है, मानेसर बेल्ट में। बेंगलोर में डिजाइन हो रही हैं चिप्स, वर्ल्ड क्लास चिप्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस करते हैं। यानी उसका जो डिजाइन है सर्किट का वो होता है और उसमें सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें है, ऑब्वियसली। बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इसमें, हमारे पास केवल उसकी फैक्ट्री नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग की, जानकारी पूरी है, जानकारी की कोई कमी नहीं। सैकड़ों इंडियन साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, सैकड़ों साइंटिस्ट, ऐसी कोई कमी की बात नहीं है। ब्रिलियंट माइंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कितने ही ऐसे विद्वान यहां से पैदा किए हैं जो जिनकी दुनिया में सुनी जाती है जब वो बोलते हैं इस सब्जेक्ट पे, इस लेवल के लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ताइवान को अगर इंडिया में एंट्री मिल जाए, भारत सरकार इन्विटेशन दे और हेल्प करे, और चाइना वाला टसल जो है वो तो ताइवान के लिए बहुत बड़ी चीज होगी भाई साहब। इंडिया जैसा मार्केट मिल रहा है जहां पे आपको ओपन रेड कार्पेट वेलकम मिल रहा है, कहां मिलेगा? है तो छोटा सा ही देश ना, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस्ड है, बट भौगोलिक दृष्टि से तो बिल्कुल छोटा सा है। मतलब मुझे नहीं लगता दिल्ली के भी साइज का होगा शायद, लेकिन 4-5 ताइवान दिल्ली में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से वो मुद्दा अगर सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जो मेरे ख्याल से हो ही जाना चाहिए, जो चाइना से टसल का, चाइना की का जो बार बार उस अपनी उसको उस देखिए, कंपटीशन है, कंपटीशन है चाइना और इंडिया। 50 साल बाद, 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे, तब दुनिया में 3-4 बड़े देश बचेंगे, उनमें से चाइना और इंडिया होगा। और इंडिया को अपनी सेल्फ रिलायंस बनानी है, अपना उद्योग, अपना कृषि क्षेत्र और अपना कंजम्पशन मार्केट अपने कंट्रोल में लाना है। हमें दूसरों पे डिपेंडेंस कम करनी है। जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना कमाओगे, जितना इंपोर्ट करोगे उतनी जेब खाली होगी, सिंपल मैथ। और मुझे इस बात से, इस खबर से याद आता है, मैं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट साथी इसको शूट कर रहे हैं, अमितेश, हम लोग अभी आगरा में थे, हम दोनों एक ही टूर पे। तो आगरा में लॉकडाउन के बाद से जब चाइना में वुहान में वायरस की उत्पत्ति होती है और वो फैलता है धीरे धीरे,
तो वहाँ पे लॉकडाउन लगते हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने पुल आउट किया। आगरा में आपको पता है जूतों का कारोबार है, हाँ। तो अब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जर्मन कंपनियां हैं, यूरोप की अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, तो वो जूते बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अब वो धीरे धीरे आगरा में जमीन ढूंढ रही हैं, आगरा में आना चाह रही हैं, क्योंकि मार्केट तो ओपन किया गया है उनके लिए, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के दूसरे चांसेस भी देखने को मिल रहे हैं इस क्राइसिस के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अब अपनी दूसरी खबर पे चलेंगे। दूसरी खबर ये है कि निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में जो संडे को आयोजित थी 26 तारीख को, उन्होंने उसमें कहा है कि भारत को 4-5 और बैंक चाहिए एसबीआई जैसे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और मैं इसके पीछे की बात आपसे जानना चाहता हूँ सिद्धार्थ, वो क्या कहना चाह रही हैं कि 4-5 बड़े बैंक एसबीआई जैसे। और यहाँ पर मैं शक्तिकांत दास का कुछ महीने पहले आया स्टेटमेंट कोट करूँगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब बैंकों के बारे में बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था एसबीआई के बारे में कि दिस इज टू बिग टू फेल। तो क्या एक नॉन फेलियर बैंक बनाने की दिशा में काम सवाल किया जा अच्छा है रहा है? आपका। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, देश का जहां तक हम कहें बाय डिपॉजिट सबसे बड़ा बैंक है। भारत सरकार का जो सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाला वो बैंक है जिसे हम कहेंगे तो। और ये स्टेट बैंक साइज होता है किसी भी बैंक का जो बैलेंस शीट होता है। मैंने ये आपके शो पे कई बारी कहा है, फिर से एक बारी समझा दूंगा। बैंक जो डिपॉजिट लेता है वो डिपॉजिट उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसने उस डिपॉजिट को वापस करना होता है ऑन डिमांड, जैसे चेक पे लिखा होता है ना। जी जी। और आपका पैसा है तो आप कहोगे भाई साहब पैसे दो, हाँ एटीएम पे लिमिट है, बट आप बैंक में जाके पूरा अकाउंट खाली कर लो, वो आपको मना नहीं कर सकता है ना। तो और वो जब इस पैसे को आगे लोगों को कर्जे के रूप में देगा तो उस पर इंटरेस्ट कमा के आपको भी इंटरेस्ट देगा, सेविंग्स इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। अब बड़े बैंक से क्या फायदा होता है, बड़े बैंक की कैपेसिटी बड़े पैसे को डिपॉजिट लेने की और बहुत बड़े उद्योग और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाने की होती है। जो छोटा बैंक होता है उसका बैलेंस शीट छोटा होता है। वित्त मंत्री जी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि एक स्टेट बैंक क्यों, ऐसे 4-5 बैंक होने चाहिए जो बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंस वर्ल्ड में डिपॉजिट्स जनरेट कर पाएं और डिपॉजिट्स दे पाएं। और इसका एक इंटरनेशनल भी एक आयाम है। आप केवल पैसा इंडिया से ही तो नहीं यहाँ छाप सकते हो ना, ऑब्वियसली आपको दूसरे देशों से लाना है। तो उस साइज की जो इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, सिटी बैंक अमेरिकन बैंक है, विश्व भर में फैला हुआ है। HSBC जिसका फुल फॉर्म एक जमाने में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन होता था, वो ग्लोबली है। और इसका एक और तीसरा आयाम जुड़ा हुआ है कि आपके देश की खुद की करेंसी का वर्चस्व क्या है। डॉलर इज द रिजर्व करेंसी, इट इज द वर्ल्ड वाइड करेंसी। आप कहीं भी जाएंगे डॉलर है, कोई लोकल करेंसी की चिंता नहीं है। मैंने जितना भ्रमण किया है, मैंने कहीं भी देखा आप डॉलर दीजिए कोई मना नहीं करता। यानी जो सोवियत गणराज्य जो थे उनमें भी मना नहीं करते हैं आज की डेट में डॉलर लेने से। चाइना बड़ा प्रयास कर रहा है कि उसकी जो युआन है, रेनमिन युआन को उन्होंने रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश है। तो अगर आप फिर से वही 50 साल वाली दूर की बात है, लोग कहेंगे अरे भाई साहब अभी का नहीं पता, आप 50 साल की बात कर रहे हो। अगर आपने करना है तो आपकी डोमेस्टिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। देखिए सब चीजें स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप केवल भाषणबाजी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ये नहीं करोगे, और इससे एक छोटी चीज, हमारे 24-25 स्टेट बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक थे। इंदिरा गांधी ने जब नेशनलाइजेशन की उसके बाद प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री थी, एक आधा घोटाला हुआ, सारा नेशनलाइज हो गया, IBM कोका कोला भी हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब क्या है कि मगर HDFC जो बैंक है, जो एक्चुअली इंडियन ओनरशिप उसमें कम है, फॉरेन ओनरशिप ज्यादा मेजॉरिटी में है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इन एग्जिस्टिंग बैंक्स को पिछले 5-7 सालों में कम भी किया गया, कंसोलिडेट किया गया, अगर इनको थोड़ा और कंसोलिडेट करके बड़े बैंक किए जाएं तो वो बड़ी बैलेंस शीट से बड़ी लेंडिंग कर पाएंगे और कुछ इसमें सेविंग भी होगी, तो डुप्लीकेशन कुछ चीजों की भी कम होगी और इनको एडमिनिस्टर भी करना ज्यादा आसान रहेगा। यानी मैं उस 4 मार्च 2020 के उस कैबिनेट नोट का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें ये बात साफ हुई थी कि सरकार 10-12
बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलाकर 3-4 एक बड़े सरकारी बैंक खड़े करना चाहती है। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण का ये स्टेटमेंट बिल्कुल, उसका विस्तार है। बिल्कुल उसका विस्तार है। और इसकी एक नेगेटिव बात बता दूं, एक बड़ा जो मैंने पाया है, जब ओरिएंटल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक हुआ, जो ये मर्जर्स जो होते हैं, इनमें एक समस्या होती है कि एक तो आपने केवल नाम थोड़ी बदलना है, दो अलग बैंक ऑपरेशंस आपको क्लब करने अरे आपने वो मुझे बताया था, वो पिछले हफ्ते के शो में आपने बताई थी कि 2 बैंक मर्ज होने थे, दोनों के सॉफ्टवेयर एकदम अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो इसमें इंप्लीमेंटेशन, जैसे हर सरकारी नीति, इवन सेमीकंडक्टर की नीति, हम इतने एक्साइटेड हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं उस बात से, बट बाद में पता लगेगा जी भाई साहब किसी बाबू ने होने नहीं दिया, फाइल रुकवा दी 6 महीने। जो चक्की पीसिंग होती है, हमारे आम आदमी का भी कोई प्रस्ताव होता है, रेजोल्यूशन होती है, उसके लिए जो घुमाया जाता है ना, जो ये सरकारी तंत्र कई बार चीजों को नहीं होने देता है, बस इंप्लीमेंटेशन तरीके से और उसमें कोई खराबी ना हो, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। एक इसमें लोगों को थोड़ा शंका है, मेरी भी समस्या, जॉब्स की नौकरियां जाएंगी कहां? 2 बैंक मिलेंगे कि तो क्या एक ही आदमी? देखिए अभी तक जो सरकारी मर्जर हुए हैं उसमें निकाला नहीं गया है, बट वीआरएस दिया गया है। फ्यूचर उसकी रिक्रूटमेंट कम होगी, क्योंकि बैंकिंग में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, वो है टेक्नोलॉजी। अब आपका बैंक इसमें है, जिसने भीम ऐप किया है, और क्योंकि वो सरकारी है, मैं केवल उसी का जिक्र करूंगा और किसी, क्योंकि वो सरकार का है। हाँ, कि मैं किसी की एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहता हूं। जिसने भीम है, और मेरे फोन में भी भीम है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भीम एक बारी आजमा के देख लो, और आपको बैंकिंग को लेके, छोटे ट्रांजैक्शन को लेके, और हम तो छोटे ट्रांजैक्शन वाले ही लोग हैं, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। 24/7 कहीं से भी केवल सिग्नल की जरूरत है और पासवर्ड याद रहना चाहिए। सरल, सटीक, ब्यूटीफुल प्रोसेस, और आप एक अमाउंट तक, जो लिमिट है 30,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड्स होता है। यानी दूसरे आप जो ये पेमेंट वाले हैं, इनको भूल जाएंगे आप। आई गेस इतना स्मूथ है। आई गेस आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकारी सिस्टम ही जो है, जो मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक ऐप है, सरकारी सिस्टम है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हाँ, और एक है सरकारी बैंक। तो मिला जुला के एक ऐप चलाने के लिए कितने कम लोगों की जरूरत होती है, मतलब आप और कितनी सुविधा से। अच्छा, जैसे वही रेलवे टिकट, पहले लाइन लगती थी, धक्का मुक्की, पसीना, बारिश, अब आप लैपटॉप पे कर लेते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। तो एक बैंकिंग में ये चैलेंज, तो ये नौकरियां जाएंगी, हाँ, ये जो और कम आएंगी, हाँ, रिक्रूटमेंट्स भी कम होंगे। मतलब वो ब्रांच, जो बड़े बड़े ब्रांच, उसका भी जमाना ओवर है। जो अभी हैं वो हैं, बट अभी आप नया निवेश करके कि जी मैं बड़ा ब्रांच बनाऊंगा जिसमें 20 लोग होंगे, टेलर बैठे हुए, लोगों से इंटरेक्ट है, वो जमाने गए, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर को सुविधा मिल गई ना टेक्नोलॉजी से। मेरे एक परिचित हैं सिद्धार्थ, वो भी बैंक में है, वो मैनेजर हैं एसबीआई में। तो मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी एक दिन, तो वो यही बता रहे थे कि यार जिस समय मैं क्वालिफाई हुआ था, मतलब अपने बारे में बता रहे थे, जिस समय मैं क्वालिफाई, वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बने होंगे, पीओ बने होंगे, जब वो पीओ बने थे, बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती तो बोला कि साल भर में इतनी सारी रिक्तियां आती थी कि हम लोग सोचते थे ये भी भर दें, ये भी भर दें, इसका भी भरें, इसका भी एग्जाम दिया जाए, उसका भी एग्जाम दिया जाए। मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि बैंकिंग की भर्तियां बड़ी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती जा रही हैं। इस साल भी भर्ती कम आई, अगले साल थोड़ा और कम आई, उसके अगले साल थोड़ा और कम आई, अब तो और कम आती, और ये आगे आने समय में और भी कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल आगे कम होगा। अगर आप इंडेक्स लें, अगर एक काम के लिए किसी बैंक में 10 लोग हैं सरकारी बैंक में, तो प्राइवेट में उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हैं। ये ऑलरेडी इंडेक्स है, ऑलरेडी ये इंडेक्स है। सेम वर्क प्राइवेट सेक्टर में 1/4, 1/5 कम व्यक्ति करते हैं जो सरकारी कल्चर है। तो जो पहले जॉब्स के लिए भर्ती करने के लिए जो एक कल्चर था ना, इट इज गोइंग अवे। कितने साल में बिल्कुल खत्म होगा ऐसा नहीं। एक हमारे देश की एक सच्चाई ये भी है कि रूरल इंडिया में आपको हर चीज को आप आज से ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नहीं कर सकते हैं। हाँ। और आपने देखा है लोगों को दिक्कत होती है, साक्षरता का इशू है। और एक मेरे लिए एज ए रिपोर्टर एक बहुत बड़ी एक आई ओपनिंग स्टोरी थी, जब आधार के पहले दिनों में एक क्रिटिसिज्म आया, मैंने स्टोरी ब्रेक नहीं की थी कि हमारे मेहनत कुछ लोग जो उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं, और मेरे को उस दिन ठनका। मैंने कहा बाप रे, हम शहरों में कई बार टोटली बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली एक है, ये समझ बैठते हैं कि हमारा कंट्री शंघाई बन गया। बट भाई साहब यहाँ उसकी मेहनत कर करके घिस गई है उंगली। वो क्या करेगा आधार?
तो ये भी एक सच्चाई है। तो उनको आपने सर्विस देते रहना पड़ेगा ना, उनको तो आप डिजिटली एक्सक्लूड नहीं, क्योंकि डिजिटल डिवाइड जो बार बार शब्द आता है, डिजिटल डिवाइड इज वेरी हार्मफुल फॉर पुअर पीपल। आप उसको इस पूरे बैंकिंग सिस्टम से निकाल फेंक नहीं सकते, ऐसे कैसे आपको लेना पड़ेगा, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटे बैंकों के दिन धीरे धीरे लद रहे हैं। जैसा निर्मला सीतारमण ने अपने स्टेटमेंट से जाहिर किया है, जैसा सिद्धार्थ बता रहे हैं कि नौकरियां भी धीरे धीरे गायब होंगी। तो क्या होगा एक सेक्टर का, इस बड़े सेक्टर का क्या होगा, ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। और हम अपनी अगली खबर पे अब चलेंगे, जो है नीति आयोग के एक सदस्य वीके सारस्वत से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो था कोची से लक्षद्वीप तक का ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट, वो वहाँ का जो टेंडर था, जो उसका ठेका था, तो उस ठेके में उसकी जो शर्तें रखी गई वो ऐसी थी कि उसमें इंडियन कंपनीज जो हैं वो बिड ही नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता दूं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। पीआईबी का डेटा जो मैं कोट करने जा रहा हूं वो है कि कैबिनेट ने इसको दिसंबर 2020 में अप्रूव किया था, 9 दिसंबर या 8 दिसंबर के आसपास की तारीख है। प्रोजेक्ट है कोची से लेकर लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह है उसके सारे द्वीपों के बीच में, आइलैंड्स के बीच में ऑप्टिक फाइबर बिछाने का, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का। प्रोजेक्ट की प्राइस रखी गई थी 1072 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने और 5 साल तक रन करने की कॉस्ट थी ये, और कंप्लीशन मई 2023 तक होना था इसका, और इसको रन करना था, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना था बीएसएनएल को। और नीति आयोग का जो कमेंट है इसमें, नीति आयोग के सदस्य का सरस्वत जी का, उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, और बिडिंग का पैटर्न जो है, मतलब बिडिंग के तरीके वो ऐसे रखे गए हैं कि इंडियन कंपनी बिड ही नहीं कर पा रही है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और डॉक्टर वीके सारस्वत जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जिन लोगों को जानकारी होगी अब नीति आयोग में, बट उससे पहले इनका इतिहास डीआरडीओ का डीआरडीओ में रहे थे, बहुत बड़ा, देश के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और मैंने लगभग 24 साल पहले टेलीकॉम कवर करना शुरू किया। ओके। और मैं जानता हूं कि ये एक बहुत ट्रेंड थी कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें आत्मनिर्भर हम ना रहें, ऐसे इसके लिए बहुत षड्यंत्र किए जाते हैं। कारण क्या है कि विदेशों में टेलीकॉम की बहुत इक्विपमेंट बनती है, माल इतना बनता है, उनको कस्टमर चाहिए, डिमांड चाहिए बाकी देशों में। अब ये क्या चीज़ है, आपको ये जानकारी शायद होगी कुछ दर्शकों को, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर डेटा, क्योंकि डेटा जिसे कहा जाता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा पे ही दुनिया चलती है। आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, फलान ढिमकान कितना इस्तेमाल करते हो। अब उस डेटा को एक जगह से भौगोलिक दृष्टि से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है, तो टावर जो लगे होते हैं ये एक प्रकार से लोकल एरिया में है। ऐसा नहीं है कि जहां हम बैठे हैं तो यहाँ फ़ोन बाहर एक कोई टावर है और उस सिग्नल पे एक एक टावर टपते टपते 1000 किलोमीटर दूर सिग्नल जा रही है ना, टावर से टावर नहीं टपती है। टावर शहर या गांव में होता है, उसके बाद सिग्नल जो जाती है वो तार से जाती है, और वो तार अलग अलग प्रकार की होती है। घर के अंदर आपने देखा होगा हल्के से रेशम में लिपटी हुई कॉपर की तार होती है, घर से जब बाहर चलती है वही तार जाते हुए एक फाइबर ऑप्टिक में जुड़ती है। फाइबर ऑप्टिक तार वो होती है, आपने रेड लाइट पे देखा होगा कई बारी, एक ऐसे बना होता है, उसमें बैटरी होती है और फाइबर के ऐसे झालर टाइप निकली होती है, उसे हर एंड पे उसमें लाइट जल रही होती है, वो फाइबर ऑप्टिक है। तो एक देश से दूसरे देश में ज्योग्राफिकली, देश अलग नहीं है इस केस में देश एक है, बट भौगोलिक दृष्टि से एक अलग स्थान से दूसरे अलग स्थान पे, इसको सबमरीन केबल कहा जाता है। सबमरीन केबल बेसिकली एक मोटी पाइप होती है, उसके साइज के डिपेंड करते हैं, बाहर उसमें बड़ा प्रोटेक्टिव शीट होता है, अंदर इसके अंदर ये फाइबर होते हैं। ये स्पेशलाइज शिप्स एक तट से ले जाके इसको समुद्र के तलहटी में उस पर रखा जाता है, ऑन द फ्लोर, सी बेड जिसे बोला जाता है, ताकि एनवायरमेंटली भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। उस क्षेत्र में डाला जाता है जहां पे हेवी शिपिंग ना हो, क्योंकि कई बार शिपिंग से डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहां से जाके लक्षद्वीप में अलग अलग पॉइंट्स पे ये कनेक्ट होता है, उसे लैंडिंग स्टेशन बोला जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे रिलायबल कम्युनिकेशन है। देखिए अभी चक्रवात हुआ, भूकंप हुआ, आपने अभी देखा होगा आपके डिश, जो टीवी के डिश होते हैं, जब बारिश तेज होती है तो वो सिग्नल नहीं आती है। टेलीकॉम में भी कई बार फर्क पड़ती है, इतना नहीं पड़ती।
बट ये जो है ये 100% रिलायबल है और इसमें एक पाइप में बहुत मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा जा सकता है, यानी करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों लोगों का डेटा इसमें जा सकता है, बहुत बैक एंड फोर्थ होता है। अब इस खबर में क्या है ये मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं, बिना नाम लिए, बिना कोई ऐसी बात कहे। ये मैंने दशकों से देखा है और इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लॉबी फिक्स करती है चीज़ों को। मैं इस पर्टिकुलर केस पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि इसके दस्तावेज मैंने नहीं देखे हैं, मैं जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं और ये सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले गए हैं क्योंकि इसमें सप्लायर बहुत कम है इक्विपमेंट की, इसमें कार्टेलाइजेशन होती है। कार्टेलाइजेशन का मतलब कि जब 3-4 ही चीज लोगों के जो बनाने वाले हो, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर विलेंडर के टाइम देखा ना क्या हुआ कि मनमौनी नाम लगा दिया क्योंकि डिमांड थी, समस्या थी, तो इसको कार्टेल बना के लोग प्राइसिंग भी फिक्स करते हैं और टेंडर की कंडीशन करते हैं। और हमारे बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी, एक टेंडर माफिया है, ये हकीकत है, बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया गया है। बट अब जैसे वीके सारस्वत जी कह रहे हैं, कोई आप और मैं नहीं कह रहे, इतनी बड़ी हस्ती है, हमारा पूरा रिस्पेक्ट है उनके लिए, कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने इंडियन कंपनीज को एक्सक्लूड किया, वही बात हो गई ना, आज हमारा पूरा शो ही एक प्रकार से स्वदेशी और आत्मनिर्भर शो हो गया। तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है, ये टेंडर कंडीशन को बदलना पड़ेगा। और ये कैसे किया जाता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आखिरी में देता हूं। इसमें कंडीशन लगती है, मैं आपको ड्रोन का एक मामला बताता हूं। एक सिक्योरिटी रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड था, बहुत ही सेंसिटिव हमारे एक बॉर्डर पे। उसमें उस विभाग ने, और वो सिक्योरिटी से रिलेटेड था, काफी समय पहले एक कंडीशन डाल दी कि ये कैमरा की ना नजर 25 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अच्छा, तो जब देखा गया कि ये 25 किलोमीटर दूर नजर वाला कैमरा कौन बनाता है, भाई आप चाहेंगे कि 5000 सीसी की आपकी गाड़ी हो, मारुति 800 सीसी की है, 5000 की सीसी हर तो गाड़ी नहीं हो सकती है ना, मैं आपको सही कह रहा हूं। 100 सीसी का मोटरसाइकिल आप चाहेंगे, 500 सीसी वाले कितने बनते हैं। तो उसमें यह देखा गया कि कंडीशन जो ऐसी डाली गई कि वो दो ही कंपनी बनाते हैं वो कैमरा, और दोनों बाय द वे चाइनीज कंपनीज हैं। तो वो कंपनीज स्पेसिफिक टेंडर निकाला गया उनको बेनिफिट करने के लिए। तो ये टेंडर में कंडीशन ऐसे डाली जाती है सिद्धांत कि अगर 20 लोग बिड कर पाए, उस कंडीशन की एलिजिबिलिटी के चक्कर में 2 ही कर पाते हैं। और ये मुद्दा, दरअसल ये स्टोरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है आज, और फरवरी 2021 में एक स्टोरी आई थी बिजनेस लाइन में। तो बिजनेस लाइन में भी यही चीज़ रिपोर्ट की गई थी कि बहुत सारे इंडियन टेलीकॉम गियर कंपनीज ने, और साथ में टेमा ने, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, तो टेमा ने भी कहा था उस समय फरवरी 2021 में, जब इसको ये टेंडर बने, आपका ये अनाउंसमेंट हुए 3 महीने हुए हैं, हाँ, तब भी ये कहा गया था कि साहब ये टेंडर ऐसा है कि हम बिड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तब भी कहा गया था, फरवरी से लगाया था, हम सितंबर के आखिरी हफ्ते में खड़े हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो डॉट है, उसमें रविशंकर प्रसाद इसको देख रहे थे, और ये सब चीजें, देखिए इसमें एक बात और जोड़ दूं, स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं हो पाई, हाँ, मेरी चिंता ये है। मैं यही कहने वाला था, इसमें एक दूसरा पहलू भी है। देखिए सब चीजें हमें एक तरफा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हम वो हर कोई चोर है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं, ऐसा नहीं, मैं भी नहीं कर रहा। नहीं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि 3 महीने का विंडो था, उसके बाद आपने बहुत सवाल पूछा। देखिए इसका दूसरा आपको मैं ब्यूरोक्रेटिक, जब मेरी अधिकारियों से बात होती है, क्योंकि अधिकारियों पे कई बार ना अंकुश होते हैं, वो पब्लिकली बोलते हैं, वो राजनेता नहीं है ना, वो सिस्टम के पार्ट है, उनको ऊपर भी पूछना पड़ता है, नीचे का वो रुकते हैं बोलने में। देखिए क्या है, एक समस्या आती है टेक्नोलॉजी की। ये जो टेक्नोलॉजी है, कई टेक्नोलॉजीज, और खासकर हाई टेक वाले क्षेत्र में, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। आपने अभी एक खबर पढ़ी होगी कि इंडिया एक टेक्नोलॉजी चाह रहा था जो सबमरीन्स के लिए, उस राष्ट्र ने, जिसने वैसे हमारी काफी मदद की, उसने साफ मना कर दिया, बोले भूल जाओ जी, ये टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं दे सकते, ये बिग 3 के पास ही है, यूएस, यूके और फ्रांस। तो कई बारी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि वो तकनीक उस
चीज की, उस प्रोसेस की इंडिया में है ही नहीं। वो डालते हैं। तो मैंने कई बार अफसरों से पूछा कि भाई साहब आपने बोल दिया कि ये वाला लाओ, ये तो इंडिया में है ही नहीं। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी देश में नई टेक्नोलॉजी आवे, इस और हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, इसलिए हमें करना पड़ता है। ड्रोन्स में मैं आपको बताऊंगा ऐसे इशू आए, ये हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में तो पूरा ही ये इशू है कि जो कंडीशंस कई बार लगाई जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि लोग डोमेस्टिक कहते हैं कि साहब ये तो टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं। तो मेरा सवाल यही है, डॉट क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देता आके? देखिए, क्लैरिफिकेशन दे भाई कि हमको चाहते हैं टेक्नोलॉजी बाहर की आए, ये बोल दे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये पॉलिसी का इशू है और ये चिकन एंड एग है कि आप क्या चाहते हैं एज अ कंट्री। आप चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर तकलीफ हो, डिले हो, बट चीज ऐसी बने जिससे आपको टेक्नोलॉजी मिले, जॉब्स यहां क्रिएट हो। कि आप ये चाहते हैं कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज लुटा दो, दूसरे के यहां नौकरी क्रिएट करो, अपने यहां नौकरी ना करो। देखिए, इंपोर्ट जब आप सामान करते हो, याद है स्टोरी, बड़े लोगों ने जी छाती पीटी की जी आप अब दिवाली के दिए भी इंपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा सस्ते मिल रहे हैं, 10 रुपए के 5 मिल रहे हैं। फिर डोमेस्टिक मार्केट बिगड़ गया उससे। और कौन बिगड़ा? छोटा अनऑर्गेनाइज्ड कुम्हार, बिल्कुल, जिसकी जीवनी उस पे चलती है, जिसके पास पीएफ, बैंक अकाउंट, फलान ढिमकान, मोबाइल कुछ नहीं है भाई साहब, भीम वीम तो दूर की बात। तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना एज ए कंट्री कि यार आप क्या करना चाहते हो। हम तो बड़े मस्त हैं जी, टमाट फिट फाट जूता ये फलान ढिमकान सब इंपोर्टेड, सैमसंग एप्पल वैपल, ये बन नहीं रहा कंट्री में। आप देखो, पूछो लोगों से जिन छोटे छोटे मोबाइल के रिपेयर के दुकान है, उनसे पूछो भाई साहब उस मोबाइल के रिपेयर का कितना सामान इंडिया में बनता है और कितना इंपोर्ट करते हो। यानी इसके ऊपर फिल्म भी जो लगती है वो भी थोक थोक में कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट होते हैं। क्या आपके पास इतनी है? जो कंट्री सैटेलाइट भेजती है, दूसरों के सैटेलाइट लॉन्च करती है, 5000 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल, न्यूक्लियर बम मार जाए वैसी मिसाइल बनाती है, क्या वो इसका स्टिकर नहीं बना पाएगी? क्यों नहीं बनता है? उसके पीछे आखिरी बात बोलूंगा, वो ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते हो, एक तो पॉलिसी नहीं है, बट फिर भी बना लोगे। प्रॉब्लम ये है कि ये अपना जो उद्योगपति इसको बनाएगा उसका कॉस्ट पड़ेगा 100 रुपए, बिजली, जमीन, 50 टाइप के इंस्पेक्टर, फिरौतीबाज, तेल महंगा, 50 चीजें। चाइना में बैठा हुआ है, पूरी कंट्री एक्सपोर्ट है। चाइना में हर कोई राष्ट्रपति से लेके सबसे व्यक्ति कहता है मैं कैसे दुनिया भर के मार्केट को कैप्चर करूं। उनका नेशनल ऑब्जेक्टिव वो है। सीसीपी पार्टी के लोग जो है कंपनियों के बोर्ड में होते हैं। वही चीज जो चीज हमारा अगर उसको 10 रुपए का बनाएगा, वो 10 रुपए की आपको 100 दे देगा। कह ले बेटा आ जा। तो हमारे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, खासकर छोटे जिसे एसएमई बोला जाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो कितने लुट गए, बर्बाद हो गए बॉस इस चक्कर में कि आप सस्ता इंपोर्ट करो। कैसे बनाएगा सर? कहां नौकरी दे पाएगा? हर चीज टाटा बिरला नहीं, अंबानी नहीं है। जो छोटा व्यक्ति है, छोटा सरिया बनाने वाला, ईंट बनाने वाला, भाई साहब उसको आपने कंपटीशन समुंदर में फेंक दिया। आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो एज अ कंट्री। 50 टाइप के इंस्पेक्टर रखे हैं, कंप्लायंसेस रखी हैं, कैसे करेगा? अब ये बताइए यहाँ पे क्या डीओटी को क्लैरिफिकेशन नहीं देना? बिल्कुल करना चाहिए। और इसके पीछे एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाइए और आपको सबमरीन केबल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप कंडीशन दे दीजिए कि एनी कंपनी दैट डिलीवर्स दिस क्वालिटी ऑफ केबल इज एलिजिबल टू बिड। हाँ, जरूरी नहीं कि काजू बर्फी खाना तो काजू बर्फी लकड़ी के डिब्बे में ही रख के आए, नहीं, और केवल एक दुकानदार की। हाँ, ये ना हो। आप ये बोलिए कि उसमें स्वाद इतना होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, शुगर इतना होना चाहिए, वो कंडीशन डाल दो। हाँ, ये करो, पारदर्शिता से करो, डिजिटल करो, सब चीजें डिजिटल है। आपको मैं बार बार कहता हूं, जेम्स करके जो सरकार अब अपना सारा बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक पोर्टल पे डालती है। पहले तो भाई साहब टेंडर की डॉक्यूमेंट निकालने के लिए पैसा खर्चना पड़ता था ना। हाँ, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। मिठाई की दुकान के हवाले से कहें कि जरूरी नहीं कि सुंदरपुर के बंगाल स्वीट हाउस से लेकर ही काजू की बर्फी आओ तभी खवाया जाएगा। नहीं, काजू की बर्फी साफ हो, अच्छे से बनी हो, ये इंग्रेडिएंट पड़े हो, क्वालिटी टेस्ट में पास कर जाए तो आपकी काजू की बर्फी बिकेगी। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ लिया कीजिए, कुछ टॉपिक भी सजेस्ट कर दिया कीजिए, कुछ दूसरे मामले पर भी बात कर लिया कीजिए। खर्चा पानी थोड़ा थोड़ा बदलेगा, स्वरूप बदला है तो नई चीज़ें आएंगी। मिलके इसको ठीक करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।